ऑनेस्टली सेइंग गाइस, वॉर 2 इतनी भी बुरी नहीं है जितना कि कहा जा रहा है, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम है यहाँ हमारे एक्सपेक्टेशंस। जो वॉर 1 और टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो एक्शन सीक्वेंस हमने देखा था उसकी वजह से बहुत बढ़ चुकी थी, और ऊपर से ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान होने की वजह से हमें ब्रह्मास्त्र जैसा ही कुछ लार्जर दैन लाइफ देखना था। पर एक बात समझ लो, ये फिल्म अयान की नहीं है बल्कि आदित्य चोपड़ा की है, और इसीलिए मूवी में जितनी भी गड़बड़ हुई है उसका क्रेडिट अयान से ज्यादा प्रोड्यूसर को जाता है। वैसे तुम्हें अब तक पता तो चल ही गया होगा कि अपनी वायर स्पाई यूनिवर्स के थैनोस को लेकर बनाई गई थ्योरी सच हो गई। इतनी सच कि अगर तुम मेरा उस थ्योरी वाला वीडियो देखोगे तो ऐसा लगता है कि वायर ने मेरी वीडियो देखकर ही वॉर 2 की स्क्रिप्ट लिखी थी। अबे साले। ओके, तो कली कौन है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, रघु और कबीर का आगे क्या होने वाला है, और अल्पा के बारे में जो कुछ भी हमने सोचा था कैसे सब कुछ उसके अपोजिट होने वाला है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन पहले स्टोरी पे हल्की फुल्की बात कर लेती है। और अभी मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आगे स्पॉइलर होने वाले हैं। वैसे भी ट्रेलर ब्रेकडाउन और उसकी आगे वाली एक वीडियो में मैंने काफी सारे स्पॉइलर ऑलरेडी कर दिए थे, लेकिन जानबूझ के नहीं, अनजाने में, पर फिर भी सॉरी 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 सॉरी। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कबीर 2 साल से जिम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करने लगा है। बेसिकली पैसा फेंक तमाशा देख, और उसके काम से इम्प्रेस होके उसे कली, जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने टेबल पे एक सीट ऑफर करती है जनरल की, और उसके लिए कबीर को अग्नि परीक्षा देने को कहा जाता है, जहाँ पे अग्नि परीक्षा का नाम होता है कर्नल लूथरा। और तभी हमें 2 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे कर्नल ने कबीर को कली के पीछे भेजा था, और उनके फोर्स करने की वजह से ही कबीर उन्हें मजबूरी में गोली मारता है, जो मुझे अजीब लगा क्योंकि एक तो लूथरा की मौत बहुत ही जबरदस्ती वाली फील होती है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ अनिल कपूर को कास्ट करने के लिए ही उसे जबरदस्ती मारा गया है, क्योंकि कबीर तो वैसे भी कली के बारे में कुछ खास नहीं जान पाता। हालांकि इस मौत को यह सस्पेंस और शॉक की तरह भी यूज कर सकती थे, क्योंकि जब से वॉर 2 की अनाउंसमेंट हुई थी तभी से वायर वॉर 2 को इस तरह से सेल कर रही थी कि कबीर इसमें बहुत डार्क चला जाएगा, अच्छाई और बुराई का फर्क भूल जाएगा। लेकिन मूवी देखकर वो उम्मीद टूट जाती है, जबकि अगर ये लोग शुरुआत में सच में ये करने में कामयाब होते तो मजा आ जाता। यानी कि हमें शुरुआत से लास्ट तक ये दिखाया जाता कि इस बार वाकई में कबीर विलन है और रघु हीरो, और ऐसा दिखाना बड़ा ही सिंपल था। दरअसल अगर कर्नल लूथरा और कबीर के बीच का कन्वर्सेशन छुपा लिया जाता तो हमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि कबीर ने उसे मजबूरी में मारा है या फिर जानबूझ के, और हम वाकई में ये सोचने लगते कि क्या वाकई में कबीर विलन बन चुका है। खैर छोड़ो यार, ये गलतियों वाले पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने रिवील होता है कि जिस तरह से कली ने कबीर को अप्रोच किया था, सेम उसी तरह से रघु को भी किया है, और वो उनकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार भी हो गए हैं, जिसकी वजह से कौन बेस्ट है इसको लेकर रघु और कबीर में लड़ाई शुरू हो जाती है। कबीर दिव्या को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, और लास्ट आते आते अनिल कपूर का कैरेक्टर विक्रांत भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है। और फिर हमें ये बताया जाता है कि कबीर से पहले विक्रांत ही था जो लूथरा के लिए ऐसे मिशन करता था, वो भी सिस्टम के बाहर रहकर। और मुझे ना ये विक्रांत को कबीर जैसा सिमिलर पास देना काफी अच्छा लगा। ये चीज स्पाई यूनिवर्स को थोड़ी बहुत ही सही पर डेप्थ जरूर देती है, क्योंकि इससे ये हिंट दिया जाता है कि कबीर अकेला नहीं है जो देश के लिए गद्दार रह के देश के दुश्मनों को मारता है। दरअसल ये चीज रॉ में शुरुआत से ही होती आई है। अब वो अलग बात है कि विक्रांत के डायलॉग ने इस बात के वेट को हल्का कर दिया। खैर पर इधर कबीर, काव्या और विक्रांत एक हो गए हैं, ये रघु को पता नहीं होता। वो ये सोचता है कि काव्या और कबीर मारे गए। वो कली के टीम के पास जाके अपनी सीट पक्की करवा के आ जाता है, लेकिन इधर कबीर सारंग को मार देता है और रघु के सीने में गोली मार के चला जाता है। लेकिन रघु जीतने के लिए एक आखिरी दांव खेलता है। वो कबीर को हैंड टू हैंड बैटल के लिए बुलाता है और दूसरी तरफ पीएम पे हमला करवा देता
करता है, यानी कि रघु का प्लान बहुत ही सॉलिड होता है। वो कबीर को अपने पास बुला लेता है ताकि पीएम को बचाने के लिए वहाँ पे कोई ना हो, लेकिन काव्या और विक्रांत पीएम को बचा ही लेते हैं और कबीर रघु को लास्ट में रोते हुए रघु के पेट में बर्फ की छुरी घुसा के कबीर उसे मना लेता है और इंडिया में विक्रांत फिर से कबीर को गद्दार बता के मैटर सॉल्व कर देता है। और ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि पार्ट 1 में वो इसीलिए गद्दार बन के रहता है क्योंकि उसे पार्ट 2 में कली से लड़ना था, लेकिन इस बार कली जानता है कि कबीर देश के लिए ही लड़ रहा है, तो फिर उसे गद्दार बताने का क्या फायदा। खैर उसके बाद दोनों दोस्त जाके कली के हर मोहरे को दुनिया के कोने कोने में से चुन चुन के मारते हैं और फिर अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। और यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि रघु जिंदा है, ये बात रॉ में किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि कबीर ये जानता था कि रॉ रघु को सजा जरूर देगी, लेकिन रघु जेल में रहने वालों में से नहीं है। मतलब इतनी मेहनत से कबीर ने उसे बचाया और रॉ उसे फिर से अंधेरे में झोंक देती, इसीलिए कबीर ने सोचा कि उसे अनऑफिशियल रखना ही अच्छा होगा। अब मैंने पहले भी ये कई बार कहा था कि RRR के बाद एनटीआर सिर्फ एक विलन के लिए वॉर 2 में नहीं आ सकते, और ये बात मूवी में साफ पता चलती है। वॉर 2 में ना सिर्फ एनटीआर के कैरेक्टर को कबीर के बराबर दिखाया गया है, बल्कि वो अब आगे भी दिखने वाला है। और मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं होगी अगर फ्यूचर में वायरस स्पाई यूनिवर्स में रघु पे भी एक सोलो मूवी आ जाए, और अगर नहीं भी आई तो वायरस स्पाई यूनिवर्स की दूसरी फिल्मों में वो आता जाता रहेगा, क्योंकि अब उसकी ऑफिशियल एंट्री स्पाई यूनिवर्स में हो गई है। वैसे जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, कली को लेकर मेरी थ्योरी सच तो हो गई है, पर मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने कबीर को फोर्सफुली कल्कि दिखाने की कोशिश की। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इसमें कली और कल्कि का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्पून फीडिंग की। मतलब कि आपको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलो आपने कली का नाम रख दिया, लेकिन बार बार डायलॉग से फोर्सफुली कबीर को कली बताने की जरूरत क्या थी? खास करके खुद कबीर के मुंह से उसी की तारीफ सुनना बहुत ही अजीब लग रहा था। इससे अच्छा ये लोग बहुत ही आसानी से ये कर सकते थे कि कली और कल्कि से इंस्पिरेशन लेके अपने मेन विलन को क्रिएट जरूर करते, लेकिन उसका नाम कली नहीं रखते। मतलब कि सब कुछ ऐसे ही रहता, बस उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ और होता। क्योंकि ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता कि ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर पे कब्जा करना चाहती है, दुनिया की सबसे एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है, सीक्रेट है, लेकिन वो अपना नाम कली खुद रखती है। नहीं, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कैरेक्टर के थिंकिंग में है। अगर कली सबसे स्मार्ट कैरेक्टर होने वाला है तो कोई भी प्लानिंग के साथ अपना नाम विलन जैसा नहीं रखेगा, तो एक स्मार्ट विलन अपना नाम विलन के नाम पे क्यों रखेगा? अगर तुम मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे हो तो चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। बाहुबली फ्रेंचाइजी महाभारत से हेविली इंस्पायर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाहुबली का नाम राजा मौली अर्जुन रख देते और भल्ला का नाम दुर्योधना। यानी कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजें बताने से ज्यादा एक्सपीरियंस करने में मजा देती है। अब कल की मूवी का एग्जाम्पल ले लो। कमल हसन का कैरेक्टर हमें डायरेक्ट पता है कि कली है, लेकिन उसका नाम भी यास्किन रखा गया है। वैसे अगर तुमने ध्यान दिया है तो लास्ट में कबीर पठान की वो किसी टूटी हुई चीज को सोने से जोड़ के और खूबसूरत करने वाली जापानीज बात को भी करता है, जिससे हमें ये बताया जाता है कि पठान और कबीर पुराने दोस्त है। और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि कम से कम वायर को इतना तो एहसास है कि वायर स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत एकता टाइगर से हुई थी, जिसकी टाइमलाइन काफी पुरानी है, और इसीलिए जो भी कैरेक्टर हम देखते हैं वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जैसे कि पठान और टाइगर 30 सालों से दोस्त हैं, वैसे ही लूथरा पठान टाइगर कबीर के साथ जिम को भी अच्छी तरह से जानता था, वैसे ही बाकी सब भी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। यानी कि पास्ट में ये सब एक दूसरे से टकरा चुके हैं, या फिर इन्होंने एक साथ काम तो किया है, या फिर एटलीस्ट एक दूसरे के बारे में सुना हुआ तो जरूर होगा। वैसे यार इससे मुझे याद आया कि कर्नल लूथरा एक लौता ऐसा कैरेक्टर बन चुका था जिसने इसमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ काम किया था। यानी कि ये कैरेक्टर इकलौता ऐसा कैरेक्टर था जो स्पाई यूनिवर्स की सारी फिल्मों को जोड़ता था। पर वायरएफ का तो तुमको पता है, इन्हें अपनी फिल्मों में बड़े बड़े स्टार लेने की आदत है, पैसे बहुत है ना। शायद इन्हें आशुतोष राणा की फीस सस्ती पड़ रही थी, इसलिए जबरदस्ती उनके कैरेक्टर को मार के विक्रांत को ले आए। खैर कली के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन पहले पोस्ट क्रेडिट सीन पे बात कर लेते हैं। तो पोस्ट क्रेडिट सीन से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है।
सबसे पहले जो अनाउंसमेंट वीडियो आया था उससे ये लग रहा था कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर जिस अल्पा में काम करेगा वो रॉ के जैसी ही एक इंडिया के लिए काम करने वाली एजेंसी होगी। दूसरा ये सोचा जा रहा था कि बॉबी देओल का कैरेक्टर एक नॉर्मल विलन होगा, पर ऐसा भी नहीं है। पोस्ट क्रेडिट से साफ पता चल रहा है कि अल्पा कोई एजेंसी नहीं होगी बल्कि बॉबी देओल की खुद की पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन टाइप होने वाली है, जिसका पूरा कंट्रोल बॉबी देओल के हाथ में होने वाला है। और यही नहीं बल्कि पोस्ट क्रेडिट सीन में बॉबी देओल का जवान लुक दिखाया गया है, यानी ये जो बच्ची है ये अल्पा की कोई नॉर्मल एजेंट नहीं है बल्कि खुद आलिया भट्ट का कैरेक्टर ही होने वाली है। और इससे क्या पता चलता है कि अल्पा में हमें आलिया भट्ट की ओरिजिन दिखाई जाएगी कि कैसे उसे बॉबी देओल ने कैसे ला के फिर अपने फैमिली में शामिल किया और उसे ट्रेन किया, और जब उसके पर निकल गए तो वो उड़ के चली गई। बेसिकली प्रेजेंट टाइम में आलिया भट्ट बड़ी होके अल्फा से गद्दारी करने वाली है और इंडिया का साथ देगी, और फिर तब बूढ़ा हो चुका बॉबी देओल उसके पर काटने की कोशिश करेगा। तो जो मेरा सबसे बड़ा डर था कि कहीं शर्वरी और आलिया भट्ट को सीधा बॉबी से हैंड टू हैंड फाइट में तो नहीं दिखाया जाएगा, वो फॉर्चुनेटली रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि अल्फा की कहानी बॉबी वर्सेस आलिया भट्ट और शर्वरी की नहीं है बल्कि आलिया भट्ट के बागी बनने की होने वाली है। यानी कि आलिया का कैरेक्टर बॉबी से लड़ेगा नहीं बल्कि भागेगा। वैसे मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन में और भी कई सारी चीजें नोटिस की, जैसे कि अगर तुम बॉबी देओल की भाषा को ध्यान से नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि वो हरियाणवी में बोल रहा है, यानी कि उसकी लैंग्वेज या फिर उसका एक्सेंट जाट टाइप का है। और अगर तुम उसके कमरे को नोटिस करोगे तो इन दोनों के आसपास बहुत सारी किताबें रखी गई हैं, और अगर इस कमरे को भी पूरा देखा जाए तो ये कमरा बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ है, यानी कि ये किसी स्टोर रूम की तरह दिखाया गया है। तो ओवरऑल इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर अगर मैं अल्पा की कहानी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूं तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि अल्पा जॉन विक के यूनिवर्स में आई बैलेरिना की तरह हो सकती है। मतलब मैं उसे कॉपी नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि उसकी टेम्पलेट को अल्पा फॉलो करने वाली है। जब बैलेरिना कहां से आई थी, उसे कैसे रुस्का रोमा ने ट्रेन किया और वो कैसे भागी हुई ये दिखाया गया था, वैसे अल्पा में भी आलिया की ओरिजिन, उसकी ट्रेनिंग और उसका बागी होना दिखाया जा सकता है। वैसे मैं इसको लेकर ये भी सोच रहा हूँ कि ये लोग अल्फा को स्पाई यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि कनेक्शन बैठाने में ये सबसे बुरे हैं। कबीर पठान और टाइगर की कहानी रॉ में होके भी ये अच्छे से उसे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो सोचो इस बार कहानी किसी और एजेंसी की होने वाली है, तो आई होप कि ये सही से कर ले। खैर चलो अब थोड़ी सी बात कली पे भी कर लेते हैं। वॉर 2 से पता चलता है कि कली सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि उसके पीछे एक चेहरा भी है जो कि अपना थैनोस है फाइनली। जितना मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला है, लिटरली इस ऑर्गेनाइजेशन के पास हर एक का डाटा है, यानी बेसिकली जो भी सोशल मीडिया पे होगा उसके बारे में कली सब जानता है। और यही चीज मैंने थ्योरी में भी कही थी, पर सवाल ये है कि अंधेरे का बादशाह है कौन? आई मीन कि खली का चेहरा कैसा है, वो कैसे दिखता है? और अगर इस पे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मेकर्स ने ये सोचा ही नहीं है, क्योंकि फिलहाल उसकी जरूरत ही नहीं थी। दरअसल उन्हें बस स्पाई यूनिवर्स के लिए एक थैनोस क्रिएट करना था, जो उन्होंने वॉर 2 में कर दिया। अब उसके साथ क्या करना है उसका आइडिया इनके दिमाग में जरूर होगा, और अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे, लेकिन उसे जब प्रैक्टिकली करने का टाइम आएगा तब ये किसी को उसके लिए कास्ट करेंगे। यानी कि अभी तक थैनोस की कास्टिंग नहीं हुई है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें फिल्म में ना सही लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में ही कली को दिखाना जरूर चाहिए था। भले उसका चेहरा ना सही पर पीठ ही दिखा देते, अरे उसे अंधेरे में ही बैठा दिखा देते, बस उसकी परछाई देख लेते हम लोग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए, ये एक्चुअली में जरूरी भी था, क्योंकि कबीर और रघु ने उसके सभी मोहरे एक एक करके मार दिए। तो यार इतने बड़े कांड पे, यानी कि कली का जो पूरा प्लान था वो चौपट होने पे उसका रिएक्शन तो बनता था ना, जो कि ये आसानी से पोस्ट क्रेडिट सीन में डाल सकते थे। इससे ऑडियंस में मेन विलन को लेके हाइप भी बनी रहती, और इसके लिए किसी एक्टर को कास्ट करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हम चेहरा तो दिखा ही नहीं रहे थे। पर बात वही है, कौन इतना दिमाग लगाए। साला मैं इतने दूर की सोच रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो पठान से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि प्रोड्यूसर को लगता है ऑडियंस तो चूतिया है जो पठान की टेम्पलेट वाली किसी भी फिल्म को 1000 करोड़ पार करवा देगी। इनको इतनी सिंपल बात समझ में नहीं आती कि वॉर की अपनी एक अलग टोन थी, जिसके हिसाब से अगर फिल्म बनती तो पठान के रिकॉर्ड भी तोड़ देती। और हाँ, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि पठान मूवी ने 1000 करोड़
उसकी घिसी पिटी टेम्पलेट की वजह से नहीं कमाए थे, बल्कि एसआरके की 4 साल बाद वापसी, कॉर्पोरेट बुकिंग और एक बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह से यह असंभव संभव हो पाया था। तो वायर बोलो इससे पहले कि तुम्हारी फिल्में बजट भी रिकवरी करने के लायक ना बचे, सुधर जाओ यार प्लीज।